हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6:30 बजे और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारे एरिया में लाइट ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखा है। इलेक्ट्रिसिटी तो हमेशा चली जाती है और कल रात में भी रात के 1 बजे हमारे यहाँ लाइट आई थी और 1 बजे जब लाइट आई तब तक मेरी नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सोने की कोशिश कर रही थी पर मैं सो नहीं पा रही थी। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि एक बार जब नींद फट जाती है तो फिर सोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा कि मुझे अपना नींद पहले कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सुबह उठ भी जाती ना तो फिर पूरे दिन मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होता। तो इसीलिए मैं सुबह 6:30 बजे आराम से सोकर उठी हूँ और सुबह उठने के बाद मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद लेज़ीनेस पूरी ख़त्म हो जाती है। कल मेरी एक व्यूअर का बहुत अच्छा कमेंट आया था और उन्होंने मेरे लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि दी आप बताइए कि फ़ियर ऑफ़ फेलियर से कैसे डील किया जाए और नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज किया जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो है हर एक हाउसवाइफ या हर एक गवर्नमेंट और एस्पिरेंट जो है वो झेलता होगा, क्योंकि जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे अंदर एक फ़ियर होता है कि हाँ, हम प्रिपेयर तो कर रहे हैं लेकिन अगर हम फेल हो गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब लोग क्या कहेंगे। और सबसे ज़्यादा फेयर ना इसी बात का होता है कि लोग क्या कहेंगे और वो लोग हमें ताना मारेंगे और फिर हम सबको क्या जवाब देंगे। स्पेशली अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अगर आप तैयारी कर रही हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके तैयारी करना पड़ता है। कभी कभी हमें अपने ही फैमिली के ऑपोजिट जाकर भी तैयारी करनी पड़ती है। तो ऐसे में उनको फेलियर का फेयर बहुत ज़्यादा होता होगा और ये बात मैं एकदम अच्छे से समझ पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी इस बात का फेयर होता है कभी कभी कि अगर मैं फ़ेल हो गई या फिर अपने लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पाई तब फिर लोगों को क्या जवाब दूँगी। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर मैं किसी भी जॉब की तैयारी ना करूँ, आराम से घर में रहूँ, घर के काम करूँ, तो कुछ टाइम के बाद मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा कि अगर मैंने थोड़ी सी कोशिश की होती तो शायद मैं कुछ कर पाती। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि ये जो रिग्रेट होगा ना, ये आपके फ़ियर ऑफ फेलियर से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। कुछ नहीं करके पछताने से अच्छा है कि कुछ करके फ़ेल हो जाना। एटलीस्ट फ़ेल होने पर आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ, मैंने इस जॉब की तैयारी की, मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो फिर आपको जब एक एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा ना, तब आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो यही मेरा फंडा है। मैं यही सोचती हूँ कि कुछ नहीं करके पछताने से अच्छा है कि कुछ करके फ़ेल होना, क्योंकि हमेशा कुछ करना ही हमारे लिए बेटर ऑप्शन होता है। और रही बात नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की, तो इसके लिए मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि आपकी आज की जो सिचुएशन है वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करना चाहिए। जैसे अगर आपकी सिचुएशन आज की ऐसी है कि आपको बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, आपको लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए। या फिर आपको लोग ताने मार रहे हैं या आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो आप बस ये सोचिए कि आपको इतना पढ़ना है कि कुछ करके दिखाना है और आपको जवाब अपने मुंह से नहीं देना है, अपने एक्शन से देना है। हमेशा याद रखिएगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जितना करके दूसरों को जवाब दे सकती हैं, मुंह से जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे भी ना तो आप अपना लेवल केवल नीचे गिराएंगे। तो मैं बस आपको यही कहूँगी कि जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उनका लेवल ऑलरेडी बहुत नीचे होता है और उनसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए आपको उनके लेवल तक नीचे गिरना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि आप उनको इग्नोर कीजिए और अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए और ये सोचिए कि आपको कुछ ऐसा करना है कि उनको जवाब समय के साथ मिल जाए। और एक बात और समझ लीजिए कि भगवान हमें नेगेटिव सिचुएशन में डालते ही इसलिए हैं कि हम उस सिचुएशन से बहुत आगे निकल सकें। आप सोचिए कि अगर कोई इंसान है, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उसके पास कोई मोटिव रहेगा क्या काम करने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए या कुछ अचीव करने के लिए? नहीं, उसके पास कोई मोटिव नहीं रहेगा। तो इस बात से खुश रहिए कि अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिव पीपल है तो आपके पास मोटिव है उनसे बहुत आगे निकलने के लिए, उनको कुछ करके दिखाने के लिए। तो प्लीज़ अपने इस मोटिव को ज़िंदा रखिए और पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाइए।
आज बहुत सारा घर का काम था, तो मैं हमेशा से काम करते समय यही सोच रही थी कि कैसे आज मैं अपना 7 आवर स्टडी चैलेंज पूरा करूंगी। और देखते हैं कि दिन के एंड तक मैं 7 आवर्स पढ़ाई कर पाती भी हूँ या नहीं। ये आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको आगे पता चल जाएगा। और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और अभी मैं बिहार 7th फेज़ टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और बहुत लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि दी आपका केवीएस में नहीं हुआ क्या। बट देखिए, केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग है, अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है। तो अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है तो मुझे पता कैसे रहेगा कि मेरा केवीएस में हुआ या नहीं। इसके लिए तो रिज़ल्ट का आना इम्पॉर्टेंट है ना। फाइनली सारा काम कंप्लीट करने के बाद सुबह के 10 बज गए थे और अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ूँगी एनसीईआरटी सार संग्रह से ज्योग्राफी। और मैं आपको बता दूँ कि जो बीपीएससी का टीचिंग एग्ज़ाम है इसमें जीएस का भी सेक्शन है और जीएस मेरा वीक है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम डिवोट करती हूँ। अगर आपका जीएस स्ट्रॉन्ग है और मैथ्स रीजनिंग वीक है तो आप उस पर अपना टाइम जो है वो डिवोट कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर टाइमर ऑन कर दूँगी और पढ़ने लग जाऊँगी जीएस। और आज मैं इसमें पढ़ने वाली हूँ जलप्रपात की, कौन सी नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात है। इससे रिलेटेड बहुत सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस थे इस बुक में, तो सभी क्वेश्चंस को लर्न किया है मैंने। और लर्न करने के बाद भी अगर आप एक बार लर्न करते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ आप पीछे का भूलते जाएंगे। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको रिवाइज़ भी करते जाएँ। तो अभी करेंटली मैं रिविज़न तो नहीं कर रही हूँ। लास्ट मैंने अपवाद तंत्र पढ़ा था और उसके बाद आज मैं जलप्रपात पढ़ रही हूँ। तो देखती हूँ इन दोनों टॉपिक्स के बाद मैं शुरू से एक बार रिवीजन करूँगी। तो चलिए, इससे रिलेटेड मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछती हूँ और आप उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैं करंट अफेयर्स का सेशन अटेंड करी थी। एक्चुअली मैं करंट अफेयर्स का कोई भी नोट्स नहीं बनाती हूँ, बस इसका सेशन अटेंड करती हूँ क्योंकि इसका नोट्स जो है वो बहुत अच्छे फॉर्म में इन्होंने पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दिया है। तो आज जो करंट अफेयर्स का टॉपिक था वो था इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड डे। और ये सर जो है ये 2022 से लेकर पूरा 2023 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड डेज़ हैं उनके बारे में पढ़ा रहे थे। तो बस अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट ख़त्म करती हूँ और अभी मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर दूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि हमेशा मैं एक स्लॉट 2 घंटे का बनाती थी, बट आज मैंने एक स्लॉट 3 घंटे का बनाया था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे टेंशन थी कि अगर मैं आज 7 घंटे कंप्लीट नहीं कर पाई या फिर उतना टाइम स्टडीज़ को नहीं डिवोट कर पाई तो क्या होगा। तो इसीलिए फ़र्स्ट स्टडी स्लॉट मैंने 3 घंटे का बनाया था और इसके बाद का जो स्टडी स्लॉट होगा उससे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं 3 घंटे का बनाऊँ। आज मैंने सुबह में ही सारा काम कंप्लीट कर लिया था और सुबह में ही मैंने दाल वगैरह सब कुछ पका दिया था। अभी दोपहर में केवल मुझे चावल बनाने की चिंता थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं दोपहर में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगी तो फिर पढ़ाई में ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए आज मैंने सब्ज़ी भी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी और इसके साथ ही दाल भी सुबह ही बना दिया था। तो दोपहर में केवल चावल बनाना था। तो इस तरह से मैंने अपना टाइम जो है आज सेव किया है। और यही फ़ायदा होता है कोई स्टडी चैलेंज लेने का, क्योंकि जब हम खुद को चैलेंज करते हैं ना तो फिर चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे आप देर से सो के उठे या फिर आप सुबह जल्दी उठ जाएं या रात में लेट से सोएं, आपको अपना चैलेंज जो है वो किसी भी हाल में कंप्लीट करना ही होता है। और आज भी मैं कोशिश करूँगी कि अपने चैलेंज को किसी भी हालत में कंप्लीट करके रहूँ। यहाँ पर मैं सबके लिए खाना सर्व कर रही थी और आज खाने में है दाल चावल और इसके साथ ही नेनुआ की सब्ज़ी। मुझे नहीं पता कि आप लोग नेनुआ को क्या कहते हैं, पर बिहार में इसे नेनुआ ही कहते हैं। और साथ में ये आम, अभी गर्मी का सीज़न है तो हम लोग आम जो है वो चावल के साथ भी खाते हैं। तो आप में से कितने लोग आम चावल के साथ खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर स्टेट का अपना अलग अलग कल्चर होता है, तो हमारे यहाँ आम जनरली हम चावल के साथ खाते हैं। आज दोपहर को कम काम था तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान नहीं हुई, अदरवाइज़ 2-3 चीज़ें बनानी पड़ती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। तो इसीलिए आज मैंने केवल 1 घंटे का गैप लिया था और 1 घंटे के बाद मैं दोबारा से पढ़ाई करने आ गई थी।
हे व्यूवर्स, अब मैं अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज मैंने फर्स्ट स्लॉट 3 आवर्स का बनाया था, अभी सेकंड स्लॉट भी मैं 3 घंटे का ही बनाऊंगी। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा वो हिस्ट्री होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने ऑफिसर्स एकेडमी से बैच परचेज़ किया है। तो उसमें बहुत सारे क्लासेस जो हैं वो पहले ही हो गई हैं और मैंने उन्हें अटेंड नहीं किया है। तो इतने सारे बैकलॉग्स को पहले मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है। और मेरे से बहुत लोग पूछते भी रहते हैं कि दी आपने कौन सा बैच लिया है। तो बस मैंने यही ऑफिसर्स एकेडमी का बैच लिया है। अगर आपको भी मन है तो आप ले सकते हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अभी मैं अपना टाइमर ऑन कर दूंगी और टाइमर ऑन करने के बाद मैं पढ़ूंगी हिस्ट्री। और हिस्ट्री का आज मैं लेक्चर नंबर 2 अटेंड करने वाली हूँ। तो मिलती हूँ आपसे हिस्ट्री पढ़ने के बाद। जीएस में हिस्ट्री मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें कुछ जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी होती है। और जब हम स्टोरीज़ के थ्रू पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं। और इसीलिए मुझे हिस्ट्री बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके मैं 2-3 लेक्चर्स एक साथ देख सकती हूँ और साथ ही इसे पढ़ना भी मुझे अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं इसके सारे नोट्स बनाऊंगी। अगर आपको भी अपना जीएस सेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग करना है और आपने कोई बैच परचेज़ नहीं किया है तो आप क्राउन पब्लिकेशन की बुक या लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास जो एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है, आप उस बुक को भी पढ़िए, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। और इस एग्ज़ाम में एनसीईआरटी या एससीईआरटी का जो बुक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपना बेस जो है वो इन्हीं बुक्स को बना कर रखिए। आप सब 1 रुपया नहीं मांगे, अगर आप कहिए तो हम आपसे कुछ हे व्यूवर्स, शाम के 5 बज गए हैं और अभी मैंने हिस्ट्री का 2 लेक्चर अटेंड किया है। और मैंने लेक्चर इस तरह से अटेंड किया कि क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड थी, मैं लाइव क्लास तो अटेंड नहीं कर पाई हूँ, तो मैंने उसका स्पीड जो है वो बढ़ा दिया था। 1.25x पर मैं देख रही थी, तो इस वजह से थोड़ा कम टाइम में मैंने 2 लेक्चर अटेंड कर लिया है। और आज सर ने कांग्रेस से रिलेटेड ही बहुत कुछ पढ़ाया और पढ़ के सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। और 2 लेक्चर अटेंड करने के बाद मैंने सबका नोट्स भी प्रिपेयर कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको अपने नोट्स दिखाना चाहूँगी। आज मैंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आज सर ने पढ़ाया कांग्रेस के गठन के उद्देश्य, और इसके बाद का हमारा टॉपिक था कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। इसमें जब कांग्रेस बना था तो कितने सारे लोगों ने कांग्रेस से रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट दिया था, उन सारे स्टेटमेंट्स को सर ने पढ़ाया था। टोटल 10 स्टेटमेंट होते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना। और कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना पढ़ने के बाद जो है ये स्टार्ट होता है यहाँ से महत्वपूर्ण अधिवेशन। और सर ने इसे बहुत अच्छे से पढ़ाया। जैसे मान लीजिए 1885 का अधिवेशन है, तो ये कौन से लैंग्वेज में हुआ था और कौन से स्थान पे हुआ था। और इसके अलावा इससे इम्पॉर्टेंट तथ्य का मतलब होता है कि फर्स्ट अधिवेशन से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सर ने 1 लाइनर फॉर्म में बताया है। तो इसी तरह से बहुत सारे अधिवेशन करवाए हैं, तो मैंने सारे नोट डाउन कर लिए हैं और अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है। लास्ट मैंने पढ़ा है 1920 का अधिवेशन, और इसके बाद अभी 1947 तक कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन पूरा होने में 1-2 क्लास का और टाइम लग जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और मैं बहुत देर से पढ़ रही हूँ। तो अभी मैं 5 मिनट का रेस्ट लूँगी और 5 या 10 मिनट का रेस्ट लूँगी और उसके बाद मैथ्स पढ़ूंगी, क्योंकि बैच में सर ने मैथ्स भी पढ़ाया है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मैथ्स कैसा पढ़ाते हैं। तो इसके बाद मैं मैथ्स पढ़ना शुरू करूँगी। तो बस मिलती हूँ आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। हे व्यूवर्स, शाम के 5:15 हो गए हैं और मैंने सोचा था कि अभी मैं मैथ्स पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स बचा हुआ है। मैं मैथ्स आजकल डेली कोशिश करती हूँ कि डेली बनाऊँ, और आज मुझे ऐप से भी मैथ्स पढ़ना था। बट अभी जब मैं रेस्ट कर रही थी तो आपके बहुत सारे कमेंट आए थे, जिसमें मेरे सब्सक्राइबर लिख रही थी कि दी आप डेली वीडियो अपलोड कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मैंने ये मैथ्स सॉल्व करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। अभी मुझे 5:15 से लगभग शाम के 7 बजे तक मैथ्स
मैथ्स बनाना था, बट अभी मैं क्या करूँगी कि वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ और इसे एडिट करके आपके लिए अपलोड कर दूँगी। और रात में कभी भी मैं 1 से 1.5 घंटे मैथ्स बना लूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं थोड़ा देर से भी सोकर उठी, फिर भी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने अपना 100% दिया। और यही फ़ायदा होता है चैलेंज लेने का, क्योंकि अगर आप चैलेंज नहीं लेते हैं, जैसे मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि जब मैंने चैलेंज नहीं लिया था और जब मैं सुबह लेट से उठती थी तो मैं पूरे दिन में 4 साढ़े 4 घंटे ही पढ़ पाती थी। बट जब अब मैंने चैलेंज ले लिया है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा जो मेन फोकस है वो 7 आवर्स टू 8 आवर्स स्टडी तक हो। तो अभी मैंने 5:30 मतलब 5.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। लगभग 2 घंटे की पढ़ाई और करूँगी लेकिन रात में। तो बस यहीं पर अपने व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेटिंग व्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।